चलो जहाँ से कल पढ़े थे उससे अगला सवाल है कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ आ गया होगा कि पहले तो देखो क्या किया गया है, कुआं खोदा गया। तो कुआं खोदो कैसे, ऐसे बेलनाकार टाइप का कुआं खोदोगे ना, इस तरह से। बात समझ आया? इस तरह से कुआं खोदोगे तो इस कुएं की गहराई कितनी है, 20 मीटर है। बात समझ आ रहा है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये गहराई कितनी है, 20 मीटर। और इसका व्यास कितना दिया है, 7 मीटर, यानी पूरा 7 मीटर। तो त्रिज्या कितना, 7/2 मीटर। तो मतलब कि इस कुएं से जितना मिट्टी तुम निकाल कर आज जो भी चबूतरा बनाओगे, ठीक है, जो भी तुम क्या बनाओगे, इस तरह से चबूतरा बनाओगे तो क्या होगा, चौकोर जो चबूतरा बनेगा उसका आयतन, इसमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन प्लस इस चबूतरे का आयतन है, ये क्या है, कुआं का आयतन बराबर होगा ना, क्योंकि जितना मिट्टी इसमें से निकालोगे वही मिट्टी से क्या बनाना है, चबूतरा बनाना है। तो दोनों का क्या होगा, आयतन बराबर होगा। यानी कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन। समझ आया? इसका मतलब कि खोद कर जितना बड़ा आयतन बना दो, यानी कुएं का आयतन, कुआं कैसा है, बेलनाकार, यानी कि बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन। तो चबूतरा क्या है, ये 3 डायमेंशन वाला है। तो इसमें क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। अच्छा, चबूतरे की ऊंचाई भी पूछा भी है और लंबाई और चौड़ाई दिया भी है। तो इसका मतलब कि सीधा सीधा हम यहाँ से स्पष्ट लिख सकते हैं, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि बेलनाकार कुआं है ना, बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन होगा। तो बेलनाकार कुएं का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² बराबर चबूतरे का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से तुम मान भी सकते हो कि माना चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। यहाँ से मान लेना कि माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो ये h रख दिया। तो पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान कितना, 7/2 का वर्ग, और एच का मान गहराई है ना, चबूतरे की गहराई है, इसको कैपिटल एच मान लो ताकि मालूम चले। तो ये क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना है, 2.5 देख लेते हैं। अब यहाँ से देखो एल का मान कितना, 22 गुणे 14 गुणे एच तो निकालना ही है। तो अब देखो कटने वाला कोई है, तो ये जाएगा 22/7 गुणे ये 7/2 गुणे 7/2, 2 बार लिखेंगे, गुणे 20 बराबर 22 गुणे 14 गुणे एच। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट गया, ये 7 दूना 14, और ये देखो 2 से काट दो, ये 11। अच्छा ये हाँ 22 से 22 काट दो, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये काट दो, तो 2 धाम में 10, ये 2 पचे 10, यानी सब कट पिट। बचा क्या इधर 5, और इधर बचा 2h। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, तो h बराबर कितना, 2.5 क्या आ जाएगा मीटर, यानी चबूतरे कितना ऊंचा उठ जाएगा, 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बन जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, लिख लो। देखो अगला सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करना है, बहुत बार पढ़े हो ना, तो सीधा सीधा क्या मान लेंगे कि जो ये √5 - √3 है, ये हम मान लेंगे कि क्या है, परिमेय संख्या है। और सिद्ध करने के भी बाद क्या आ जाना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मतलब क्या हो गया, गलत हो गया हमारा जो माना हुआ, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा मान लेंगे, माना, ठीक है, a/b, ठीक है, एक क्या है a/b
बी बराबर 5√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान लेते हैं, अपरिमेय अपरिमेय तो लाना ही है ना, तो इसलिए मान लेते हैं परिमेय संख्या है। जब यहाँ ये दोनों परिमेय है तो लास्ट में भी इसका क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ना, इतना बराबर इतना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या है। यहाँ ये भी लिख लेंगे, जहाँ ए तथा बी में कोई सभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, सहभाज्य गुणनखंड के मतलब कि जैसे मान लो कि 4/6 है, तो इसमें देखो 2×2 मतलब देख रहे हो ना, ये कुछ कॉमन उसमें पद हो। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, सहभाज्य। या ऐसे भी हो जाएगा, जैसे 4, ये 4 है तो नीचे जैसे दे दे 12, कहने का मतलब 12। ठीक है, तो अब 12 दे दे तो कि ऐसे ही कट जाएगा, 4 का नाम 4, 4 3 खत्म। तो ऐसे कटने वाला कोई संख्या ना हो। ठीक है, मतलब कि उन दोनों में कोई कटने वाला संख्या है, ये नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को काट कर खत्म कर दे हर को। ठीक है, इस प्रकार के संख्या नहीं है। तो यहाँ से अब आगे a/b बराबर 5 - √3। √3 को इधर लेकर आओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का √3, और 5 इसको उधर लेकर जाओ तो माइनस का a/b। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसके आगे हल करो और चाहे मत करो। ठीक है, बस दोनों पक्षों का बस यहीं से आप चेक कर लो ना। यहाँ से स्पष्ट क्या हो रहा है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। दिखाई दे रहा है ना, परिमेय संख्या है। तो ये √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। जबकि √3 क्या होता है, परिमेय संख्या होता नहीं, अपरिमेय। तो यहीं तो ये बराबर नहीं आया। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है, उपरोक्त से ऐसे लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि 5 - a/b एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, परिमेय √3 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए। जबकि √3 क्या है, एक और अपरिमेय है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 = not 5 - a/b। मतलब हम जो चीज़ माने थे यहाँ बराबर, वो चीज़ नीचे आया तो क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। मतलब कि जो हम मान कर चले थे कि परिमेय संख्या है, वो वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है, ए त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E 2, -1 F 0, -1 है, तो बिंदु A का निर्देशांक 1, -4 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फिगर हम बना लेते हैं तो वहाँ से आसानी हो जाएगा। हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा A, ये B, ये C। A का निर्देशांक दिया है, देखो A का निर्देशांक कितना दिया है, 1, और देखो AB का मध्य बिंदु E है, यानी A है, इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा, जो किस नाम से जानते हैं, E से। ठीक है, और AC का मध्य बिंदु F, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, ये F है। ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन इसका निर्देशांक दिया है ना, ई का 2, -1, F का 0, -1।
तो हमको पूछा है बस इतना कुछ दिया है, और पूछ क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी ए बी सी इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ दिया है। अगर है बी और सी का निर्देशांक हमें मालूम होता तो हम क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं आसानी से, क्योंकि 3 बिंदु से तो शीर्षों का निर्देशांक दिया रहता है तो फार्मूला जानते हैं। तो इसलिए हम बी का निर्देशांक पहले निकाले, फिर क्या निकाले, सी का। बात समझ आया। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ का निर्देशांक x1 और यहाँ का y1 है, बात समझ आया, चाहे यहाँ से मान लो x2 मान लो और इसको मान लो y2, और इसका निर्देशांक मान लो x3 और इसका y3, बात समझ आया। यानी कि अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना बिंदु B तथा बिंदु C का निर्देशांक क्रमशः क्या है, x2 y2 तथा x3 y3 है। ठीक है, तो अब ये निर्देशांक निकल गया। अब देखो हाई क्या है, ई क्या है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला तुम लोग को मालूम है ना। अब इसके और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2/2, यही होता है ना। यानी कि b के निर्देशांक के लिए यहाँ लिख लेंगे, b के निर्देशांक के लिए, ठीक है, निर्देशांक के लिए। तो हम x1, तो x1 के मान क्या मान लेते हैं, 1 है, और प्लस x2 का मान क्या मान लेते हैं, x2 है, x2 तो चाहिए, अब बट्टे 2, x का मान ये बीच वाला होता है, जो मध्य बिंदु है ना होता है ये, तो ये क्या होता है, x होता है, इसका मतलब ये 2, तो 2 दूना 4 बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, x2, इधर लेकर आओगे तो x2 बराबर कितना, 3 होगा ना। डायरेक्ट थोड़ा सा 1 इधर लेकर आओ, 4 में से घट जाएगा 3, और यहाँ से y1 y, तो y का मान कितना, माइनस का 1, और y1 का मान कितना है, माइनस का 4, अब प्लस y2 निकालना है, अब बट्टे 2, तो 2 का नम, और ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस y2, इधर लेकर आओगे तो ये -2 प्लस का 4 बराबर y2, तो y2 बराबर कितना, 2, यानी x2 और y2 का मान निकल गया। इसका मतलब कि अतः b का निर्देशांक कितना आ गया, अतः b का निर्देशांक 3,2 दिखाई दे रहा है, ये दे रहा है ना, तो 3,2 हो गया। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, c का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु c के लिए, बिंदु c के निर्देशांक के लिए ना, c के निर्देशांक के लिए, तो बिंदु C के निर्देशांक के लिए फिर वही निकालेंगे, इसको निकाल लें, तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर, तो x के मतलब कितना, 0 है, 0 होगा ना, सेम ऐसे ही रख रहे हैं, और x1 और x2, तो यहाँ से जगह 1, अब प्लस यहाँ x3 है। अभी मत समझ लेना कि यहाँ x2 होना चाहिए, मतलब x2 के जगह ये पर क्या है, x3 माने हैं, और बटे 2, तो 2 0 यहाँ 0, तो 1 प्लस x3, यानी x3 बराबर कितना, -1। उसी तरह यहाँ से अगर माने तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस y3 बटे 2 होगा, तो 2 का नम 2, और -4 प्लस y3, तो y3 बराबर इधर प्लस का आएगा यानी 2 हो जाएगा। अतः बिंदु C का निर्देशांक कितना, -1 और 2, यानी C का भी निकल गया। और जब भी किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष मालूम हो जाए तो क्षेत्रफल निकालना क्या हो जाएगा, आसान। अतः इसलिए क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1, x1 आ गया तो अब अगला क्या आएगा, बहुत सही, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, तो y3 माइनस y1, और प्लस x3, तो ये y1 माइनस y2 दिखाई दे रहा है। तो अब आगे देख लो, तो 1/2 यहाँ से x1, तो x1 हम इसको मान लेते हैं, देखो क्रमशः मान लेते हैं, x1 है, x2 है, x3 है, मतलब ये पूरा का निकालना है।
तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 का मान कितना ना 1 1 है ना। अब इसके बाद से y2, तो y2 कौन होगा, ये होगा ना, ये b वाला निर्देशांक, यानी कि b का निर्देशांक हम यहाँ यहीं लिख दे रहे हैं। इसका b का निर्देशांक कितना पाए हैं हम लोग, 3 और 2, और इसका कितना निर्देशांक पाए हम लोग, -1 और 2 है ना, 2। तो ये हो गया। अब डायरेक्ट ये जो होगा ये x1 होगा, x2 x3, बात समझ आया। चाहो तो तुम आसानी से बनाने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं पहले ही, इसके बाद जो ये यहाँ लिखे हो ना, इसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहीं से लिख लेना, x1 बराबर कितना 1, x2 बराबर कितना, x2 बराबर ये हो जाएगा 3, और x3 बराबर कितना -1। उसी तरह y1 बराबर कितना ये -4, और y2 बराबर कितना 2, और y3 बराबर कितना 2। ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है ना। तो अब देखो इसके बाद सम्मान रख लो, यहीं से रख लो अब आसानी से। x1 का मान 1 और y2 का मान कितना 2 और y3 का मान भी 2 ही है ना जी। तो इसका मतलब कितना 2 - 2 प्लस x2 का मान कितना 3, तो यहाँ 3, और y3 और y1 का, y3 का मान 2 और y1 का मान -4, तो ये हो जाएगा 2 और -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। और उसके बाद से x3 का मान कितना -1, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। और उसके बाद से y1 - y2, तो y1 का मान -4 और y2 का मान 2, तो ये हो जाएगा -4 - 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1 × 0 और प्लस 3 × 7 6, 4 2 6 होगा ना, और -1 × -6, बोलो होगा। तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा 0 और प्लस 36 18 माइनस प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 24, बोलो। तो 12 दूना 24, तो कितना आ गया 12। यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया 12 वर्ग सेमी में है, सब कुछ नहीं है, वर्ग सेमी ना मीटर है, तो क्या लिखते हैं वर्ग मात्रक लिखते हैं, ठीक है, या वर्ग इकाई लिखते हैं। ठीक है, मात्रक कहो और चाहे इकाई कहो। तो ये क्या हो जाएगा 12 वर्ग इकाई, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आया, तो इसे नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा -5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लगेगा कैसे, ये कि चीज़ जो दिया है वहाँ से चलेंगे। देखो सबसे आसान तरीका कि साइन थीटा बराबर क्या दिया है 4/5, तो पहले ना त्रिभुज का मेंशन कर लो, समकोण त्रिभुज टाइप का, इसको थीटा मान लो, थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, यानी कि लंब ये सामने वाला तो 4 और कोण क्या 5, तो है निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से, 4 5 तो है कितना हो जाएगा 3। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ट्रिपलेट से भी कर सकते हो ऐसे, या पाइथागोरस प्रमेय खुद लगा लेना, अब उतना नहीं बताएंगे, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो अब ये सीधा सीधा अब हमको किसका मान, हमको इसका मान चाहिए ना, तो पहले tan थीटा का मान निकालो। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना 4, आधार कितना 3, तो 4/3। उसी तरह काश थीटा, तो काश थीटा बराबर कितना आधार बटा कोण, आधार कितना 3 और कोण कितना 5। उसी तरह सेक थीटा, सेक की इसका उल्टा हो जाएगा, बस इसी का काश का उल्टा, यानी 5/3। और काट थीटा, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बस tan का उल्टा, तो 4/3/4 बस। अब हमको ज्ञात क्या करना है, किसका मान ज्ञात करना है 4 tan थीटा -5 cos थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा, यही ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू tan थीटा का मान कितना है 4/3, ठीक है, -5 cos थीटा का मान कितना 3/5 बटे सेक थीटा का मान कितना है 5/3, और प्लस 4 काट थीटा का मान कितना 3/4। बस इसी को तो हल करना है। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 4 चौको 16/3 -3 होगा,
अब बट्टे में ये हो जाएगा 5/3 और प्लस का 3, ठीक है। तो 3 3 9, 16 में से 9 निकलेगा 7/3 और बट्टे में 3 3 9 5 14/3, ठीक है, बराबर 7/3 गुणे 3 कितना 14, तो 3 का नाम 3, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 1/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, यही आंसर हो जाएगा, लिख लो। देखो अगला सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। इसमें दो चीज़ पूछा है। क्या पूछा है? एक तो पहले सिद्ध करो कि यह अद्वितीय हल रखता है, और दूसरा चीज़ कि वज्र गुणन से इसका मान ज्ञात करो। हल करो x और y का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम पहला चीज़ क्या करेंगे कि पहले तो ये देख ले कि अद्वितीय हल है कि नहीं, सिद्ध करना है ना, नहीं भी होगा तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले तो समीकरण जो है वो लिखेंगे 2x + 3y इक्वल माइनस का इधर 7 लेते हैं = 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसका तुलना ऐसे करा दो a1x + b1y, ठीक है, अब प्लस c1 = 0 से तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो a1 = कितना 2, b1 = कितना 3 और c1 = कितना -7। उसी तरह ये इससे 2 बना लो, 6x + 5y माइनस का 11 = 0, समीकरण नंबर 2। इसको तुलना करा दो a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। तो आप तुलना करोगे तो a2 बराबर कितना 6, b2 बराबर कितना 5 और c2 बराबर कितना -11, ठीक है। अब अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, जब अद्वितीय हल होता है, जब अद्वितीय हल होता है तो a1/a2 = नॉट b1/b2। अगर इस तरह का कंडीशन आए तो क्या कहेंगे, अद्वितीय हल है, और नहीं तो नहीं है। तो थोड़ा सा चेक कर देखो, a1 का मान कितना 2 और a2 का मान कितना 6 और बराबर b1 का मान कितना 3 और b2 का मान कितना 5। तो 2 का नाम 2, 2 3 6, तो 1/3 = 3/5। ये बराबर आ रहा है नहीं, तो नॉट इक्वल टू। इसका मतलब अतः ये क्या है, प्रूव्ड हो गया ना, अतः ये क्या अद्वितीय हल है। अतः स्पष्ट है कि रैखिक समीकरण जो है 2x + 3y - 7 = 0 तथा 6x + 5y - 11 = 0 एक क्या है, अद्वितीय हल रखता है, एक अद्वितीय हल रखता है। एगो चीज़ तो यही प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब कह दिया कि अद्वितीय जब हल ही रखता है तो इसको वज्र गुणन से अब इसको हल कर बताओ कि x और y का मान कैसा होगा। देखो अगर बोर्ड में दिया रहे ना कि बस हल करना है तो तुम्हारी मर्जी, जो विधि लगा लो, जितनी विधियाँ जानते हो किसी भी विधि द्वारा तुम x और y का मान क्या कर लो, निकाल लो। लेकिन जब कंडीशन दे दे कि इस कंडीशन के द्वारा x और y का मान निकालो तो वो तब तो वही कंडीशन लगाएंगे। जैसे यहाँ कंडीशन दे दिया है, कौन सा विधि लगाना है, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि से लगाने के लिए तुम फार्मूला क्या होता है बताओ, x/, अब x है ना तो इसका मतलब x वाला पद नहीं आएगा तो आएगा कौन, b1। तो यहाँ b1 आया तो अगला क्या आएगा c2, b के बाद c आता है लेकिन उसका 2 रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा c2 माइनस बस इसी का उल्टा, तो ये b2 × c2 और ये हो जाएगा y। तो y का क्या होगा, अब y वाला b रहेगा नहीं तो मतलब क्या आएगा c1, तो c1 आएगा तो यहाँ a2 होगा ना, और माइनस का यहाँ से a1 आएगा तो यहाँ c2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ से क्या, एक कुछ नहीं है तो क्या आता है एक, अब इसके बाद से क्या आता है, अब यहाँ c नहीं रहेगा
तो A1 रहेगा और यहाँ से क्या रहेगा B2 और माइनस यहाँ से क्या रहेगा B1 A2। बस यही है, समझ आया। बस अब इसी को तो इसको लगाकर बस हल कर देना है, यही क्या होता है वज्र गुणन। अब मान रख लो, सबका मान है ना A1 A2 का सबका मान है, तो इसमें रखो तो ये हो जाएगा x बट्टे B1 का मान कितना 3 गुणे C2 का मान कितना माइनस का 11 और माइनस B2 का मान कितना 3 5 C1 का मान कितना माइनस का 7 बराबर y बट्टे C1 का मान कितना माइनस का 7 गुणे A2 का मान कितना A2 का मान 6 और माइनस A1 का मान कितना देखो 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 और C2 का मान कितना माइनस का 11 बराबर 1 बट्टा A1 का मान कितना है देखो A1 का मान है 2, A1 का मान कितना आ गया है 2 और गुणे B2 का मान कितना है 5 और माइनस B1 का मान कितना 3 और A2 का मान कितना 6। बस अब इसको गुणा कराओ तो हो जाएगा x बट्टे 11 3 33 अब माइनस माइनस प्लस 7 5 35 बराबर y बट्टे 7 6 42 और माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 बराबर 1 बटा 5 दूना 10 और माइनस का 36 18। ठीक है, अब यहीं से देख लो तो ये हो जाएगा x बट्टे ये 35 में से 33 निकलेगा तो 2 प्लस का 2 35 में से 33 नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा y बट्टे क्या हो जाएगा अब ये घटाओगी 22 में से 42 तो माइनस का 20 और बराबर 1 बट्टा माइनस का क्या आ जाएगा 8। तो एक बार इसके साथ ले लो एक बार इसके साथ, ठीक है दोनों का मान निकल जाएगा तो x/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बट माइनस का 1 बट्टा 8 तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 तो x बराबर कितना माइनस 1 बट्टा 4। अब एक बार क्या ले लेंगे y बट्टे माइनस का 20 बराबर क्या 1 बट्टा माइनस का 8 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा 20 बट्टा 8 तो 4 दूना 8 4 5 20 तो y बराबर कितना आ गया 5 बट्टा 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा फाइनली अतः आंसर क्या हो जाएगा अतः दिखाई दे रहा है जी अतः x बराबर माइनस का 1 बट्टा 4 और y बराबर कितना हो जाएगा 5 बट्टा 2 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो देखो आज का आखिरी सवाल देख लो। सिद्ध कीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 और दूसरा सवाल दिया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला हल करते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा -1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो LHS लेकर चलो, LHS से RHS ला देंगे सिद्ध हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या काट स्क्वायर थीटा -1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और -1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हर समान है तो ये क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा -1। हम इससे ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखोगे तो ये जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से ये कट गया तो कितना आ गया -1 RHS प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा सवाल देख लो। यहाँ दूसरा सवाल दिया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कितना 1 + साइन थीटा और 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, LHS से तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये लेकर चलना है। तो अब यहाँ से देखो दिमाग लगाओ तो 1 + क्या हो जाएगा इसको तो हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं
हाँ हाई देखो, ये क्वेश्चन में प्लस बी, ये क्वेश्चन में माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा अगर ऐसे तिरक गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। और हाई क्या हो जाता है कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और यही लाना था RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, अब कल पढ़ेंगे आगे यहाँ से।